morning, friends, and welcome back to my channel after a long break of 7 months. थैंक यू। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इसलिए थैंक यू, और लवली कमेंट्स के लिए भी थैंक यू। आज है संडे और हर छुट्टी के दिन मैं कुछ समय के लिए 2 घंटे के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाती हूँ, दिल्ली आया नगर, उनको मिल के आने के लिए। अब आप सोचोगे कि मेरे मम्मी पापा तो महाराष्ट्र में थे, अब यहाँ पर कैसे आ गए। जैसे आपने थंबनेल में तो देख ही लिया था कि ये स्टोरी मेरी पूरी कोविड के ऊपर रहेगी। तो कोविड समय में ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ कि मुझे उनको यहाँ पर लेके आना पड़ा, और वो अभी कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं, ये सब मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगी। तो अभी हाँ, से सबसे पहले तो मैं मेट्रो स्टेशन जाती हूँ, मेट्रो स्टेशन सेक्टर 52 का, और वहाँ से फिर मैं वहाँ पहुँचती हूँ राजीव चौक से दूसरा एक मेट्रो लेके फिर मैं पहुँचती हूँ आया नगर। आप सभी को वो सब कुछ अपडेट करते रहूँगी और बीच बीच में ये भी बताते रहूँगी कि कोविड समय में मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन हाँ, अगर कोई कमज़ोर दिल वाला है तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखे, क्योंकि इसमें कुछ वीडियोज़ हैं हॉस्पिटल के, शायद आप लोगों को हिला दे, क्योंकि मैं ही 7 महीने से ये सब इतने में डिप्रेस थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ कैसे। एक मतलब एक पल में सब कुछ बिगड़ गया। और अभी भी दोस्तों, मैं आप सभी से बोलती हूँ कि कोविड अभी तक के पूरा क्योर नहीं हुआ है। हाँ, हम लोगों ने वैक्सीन तो ले लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी आप लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो मुझे तकलीफ़ हुई है, शायद मैं ना चाहूँ कि किसी को हो। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी के मम्मी पापा और हमारे फैमिली मेम्बर्स सुरक्षित रहें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करके, अभी तो सुबह के बज गए हैं 7:30। मैं फटाफट रेडी तो हो गई हूँ। थोड़ा बहुत घर का मेरा कपड़ा वगैरह धोना है, वो मैं वॉशिंग मशीन में डाल के निकलती हूँ और फिर आप लोगों को अपडेट करती हूँ। तब तक स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, हो गई मैं रेडी और मैं निकल चुकी हूँ। अभी सुबह के 8 बजे है और मैं अभी जा रही हूँ अपने मम्मी पापा से मिलने, और बीच बीच में आपको पूरा स्टोरी बताऊंगी। ये 2 पार्ट में बनेगा ये स्टोरी, जो अनटोल्ड स्टोरी है ये 2 पार्ट में बनेगा। फर्स्ट पार्ट में पूरा कोविड के बारे में, और दूसरे पार्ट में मैं जर्नी बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड। मेट्रो 52 का मेट्रो। तो दोस्तों, अभी मेट्रो आने के लिए थोड़ा सा समय है, तो मैं सोची कि आप लोगों को स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये स्टोरी शुरू हुई है 18 मार्च 2021 को सुबह 6 बजे। मैं जब जिम जा रही थी तब मम्मी का एक मिस कॉल आया। मम्मी कभी मिस कॉल नहीं देती, तभी मैं समझ गई कि मिस कॉल है तो कुछ तो गड़बड़ है। मैंने वापस तुरंत मम्मी को फ़ोन लगाया, और मम्मी तब बात ठीक से कर नहीं पा रही थी, कुछ ऐसे हड़बड़ा के बात कर रही थी। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मम्मी ने एक शब्द बोला, बाबा। मैंने बोला क्या बाबा, क्या पापा को क्या हुआ। तो वो ठीक से बोल नहीं पाई। मैंने फिर वीडियो कॉल किया। मैंने वीडियो कॉल करके मम्मी को बोला कि पापा को दो फ़ोन। तो पापा बिस्तर पे लेटे थे और पापा ने मुझे बोला कि बेटा मुझे पैरालिसिस का अटैक आया। मैंने बोला पैरालिसिस का अटैक, ऐसा कैसे। तो क्योंकि पापा को पार्किंसन है। मैं ये तो जानती थी कि पापा को लास्ट 2 ईयर से पार्किंसन है, लेकिन पैरालिसिस का, पापा तो स्पोर्ट्स पर्सन और पैरालिसिस ये तो मेरे को एकदम समझ में नहीं आया। मैं तुरंत मेरे फ्रेंड्स लोगों को फ़ोन लगाई और सभी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे पापा को हॉस्पिटल ले जाओ। मेरे दोस्तों ने तुरंत बिना टाइम वेस्ट करके घर पहुंच गए और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने, थैंक गॉड, वो पैरालिसिस नहीं था, लेकिन पार्किंसन की वजह से उनके पैर नहीं उठ पा रहे थे। वो थोड़ा सा और सोडियम वोडियम कुछ और भी कुछ कम करता था।
ये मैंने घर पे आई और मैं मेरे फैमिली मेम्बर से बात की। मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे पापा को देखने अकोला जाना पड़ेगा। मैंने मेरे ऑफिस को इन्फॉर्म किया और क्योंकि लीव लेना पड़ा। और फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे फ़्लाइट का टिकट बुक करा के, क्योंकि यहाँ से अकोला डायरेक्ट जाना पॉसिबल नहीं था, मुझे नागपुर जाकर ना मैंने यहाँ से दिल्ली से मैंने नागपुर की फ़्लाइट ली और नागपुर से फिर बाय ट्रेन गई हूँ। और फिर वहाँ पर पहुँच के जब मैं घर के अंदर एंटर हुई तो मुझे मम्मी अलग ही लगी, क्योंकि मम्मी को एक प्रकार का सदमा, क्योंकि वो दोनों वहाँ पर अकेले थे और दोनों अकेले होने की वजह से, और पापा एकदम बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे और उनको लगा कि पैरालिसिस का अटैक है। उस वजह से मम्मी को एकदम सदमा लगा और वो एक छोटा सा धक्का उनको एकदम झंझोड़ दिया। मैं पहुंची थी सैटरडे। संडे के दिन मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, तो संडे के दिन मुझे वेट करना पड़ा। सैटरडे था, संडे था, 2 दिन मुझे वेट करना पड़ा। और मंडे को मैं फिर पापा को डॉक्टर के पास ले गई और वहीं से सब गड़बड़ हो गई। जैसे मैं डॉक्टर के पास लेके गई और मैं एक कैब बुक की थी, उसमें मैं डॉक्टर के पास लेके गई। अब मुझे जब डॉक्टर के पास वापस ले आई नेक्स्ट डे, मुझे ना टेस्ट आ रहा था ना स्मेल आ रहा था। मैं समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत खाई जा रही थी कि मेरे सिवा यहाँ पर करने वाला कोई नहीं है। मेरे मम्मी पापा को अगर कोविड हो गया तो क्या होगा, और जिस चीज़ का डर था वही हो गया। मैंने डॉक्टर को होम विज़िट के लिए बुलाया और थोड़ी देर में तो अलग थी। डॉक्टर ने बोला कि आप इमीडिएट टेस्ट करो। मैंने घर पे टेस्ट के लिए बुलाया। तब मम्मी और पापा पॉजिटिव आ गए पर मैं निगेटिव आ गई। जब डॉक्टर ने चेक किया था तो मम्मी पापा को बुखार था, मुझे बुखार नहीं था, लेकिन ये उल्टा ही हो रहा था। मुझे सेंस नहीं था, मतलब टेस्ट नहीं था, स्मेल नहीं आ रहा था, लेकिन मम्मी पापा पॉजिटिव आ गए। तब मैं समझ गई कि रिपोर्ट तो गलत है। मुझे भी कोविड हुआ है, मम्मी पापा हम तीनों को कोविड हो गया। और ये चीज़ अब मैं किससे बोलूँ, क्या बोलूँ, कौन मदद करेगा। और तुरंत मैंने मेरे फैमिली को बताया। सब जन हैरान परेशान कि अब ये कैसे हो गया, अब मैं क्या करूँ। दोनों सीनियर सिटीज़न, मेरे पापा 80 ईयर्स के, मेरे मम्मी 70 ईयर्स की, मेरे कोई वहाँ पर रिलेटिव नहीं। और सिचुएशन ऐसा टफ था कि मैंने घर में ही फिर उनको डॉक्टर घर पे आते थे, देखते थे और घर पे ट्रीटमेंट किया। लेकिन इशू वहाँ से स्टार्ट हुआ जब वीकनेस आने लगी। और प्रॉब्लम ये था कि मम्मी को मम्मी को सदमा पड़ा, जिस वजह से मम्मी का हेल्थ इशू हुआ, उस वजह से ना मम्मी ठीक से समझ पा रही थी। जो मैं उनको ट्रीटमेंट देना चाह रही थी वो भी वो समझ नहीं पा रही थी, बस घबराती थी। पापा तो भी स्पोर्टली समझ रहे थे सब चीज़ों को, लेकिन मम्मी बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मम्मी को बहुत ज़्यादा वीकनेस हुआ तो समझ में नहीं आ रहा था, और मम्मी का ना बिहेवियर भी चेंज हो गया था। आप अभी ये वीडियो में देखिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मम्मी को ऐसे देख के मैं बहुत बुरी तरह से टूट रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मम्मी को कैसे संभालूं, क्योंकि मम्मी ने पापा का टेंशन ले लिया था, पापा के हेल्थ का टेंशन, और मम्मी को भी कोविड की वजह से मम्मी का भी हेल्थ बहुत बुरी तरह से डाउनग्रेड हो रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने सीधा हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया और एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस में डाल के हम मम्मी और पापा को वहाँ पर एडमिट किया। तो आपने देखा, अब फिर हम कोविड हॉस्पिटल में करीबन 5 दिन तक के थे, वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन सच बोलूँ दोस्तों कि बहुत ही हॉरिबल समय था। एक ही हॉस्पिटल में हम तीनों थे, मम्मी पापा मैं, क्योंकि हम तीनों एडमिट थे। और ये तो बात बोलना पड़ेगा कि डॉक्टर्स लोगों ने मेहनत तो की है, लेकिन जितनी मेहनत चाहिए थी, जितना अटेंशन चाहिए था पेशेंट के ऊपर, उतना नहीं था। स्टाफ जो था वो पूरा ट्रेन नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे और मेरे को तो लगता है बच्चे जैसे नर्स थे जो हम लोगों को इंजेक्शन और सलाइन दे रहे थे। उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत थी। और फिर वहाँ से हमें 5 दिन के बाद डिस्चार्ज हुआ, मैं घर पे लेके आई। घर पे लेने के बाद भी जो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था वो तो मैं मेडिसिन दे रही थी, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। उल्टा डे बाय डे
पापा और मम्मी का हेल्थ इशू बढ़ ही रहा था। पापा तो बिल्कुल बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे, उनको पकड़ पकड़ के उठाना बैठाना, और इस समय में मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। मतलब एक हाथ से मैं पापा को पकड़ती, एक हाथ से मैं मम्मी को पकड़ती। मम्मी यहाँ उल्टी करती तो पापा को वहाँ बाथरूम आता। मुझे मतलब मैं बस भगवान को याद किया सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और वो समय ऐसा था कि कोई मेरे पास आने को तैयार भी नहीं था, क्योंकि ये कोविड था और मैं समझ रही थी अगर मैं किसी को बुलाऊंगी तो वो भी इन्फेक्शन उनको भी हो जाएगा। लेकिन मैं भी धीरे धीरे मेरा हिम्मत हार रहे थे, लेकिन मुझे पता था अगर मैंने हिम्मत हारा तो मेरे मम्मी पापा को कौन देखेगा। बस भगवान का नाम लेती थी और आगे बढ़ती थी। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आया कि मम्मी पापा को दोनों को पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया। दोनों को बिल्कुल भी इतना उनको तकलीफ हो रहा था। फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर बोले कि इमीडिएट आप एडमिट करो। फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में मम्मी पापा को एम्बुलेंस में लेके गई, वहाँ पर एडमिट किया। वहाँ पर हम एक या 2 दिन तक के थे। लेकिन वो हॉस्पिटल तो एकदम मतलब मेरे लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस था। इतना अनट्रेंड स्टाफ, अनट्रेंड डॉक्टर्स अच्छे थे, लेकिन स्टाफ एकदम, नर्स जो था एकदम मतलब बिल्कुल भी नहीं थे, कोऑपरेटिव भी नहीं थे। और एकदम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इससे अच्छा तो मैं घर पे ही रख लेती, आसन के ऊपर से मिलेगा क्या? घर पे ही रख लेती थी। लेकिन फिर मैंने वहाँ से डिस्चार्ज लिया, घर पे ले आई, क्योंकि वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था और मेरे पास पैसे कमाने का धंधा था। एक बार हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद आप लोगों को डॉक्टर पे विश्वास रखना पड़ता है कि वो जो आपको बोले टेस्ट आपको कराना ही पड़ेगा। और तब तो बस ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की किरण कहाँ से आ जाए, डॉक्टर कुछ बोले जिस जॉब मैं करूँ तो जिससे फाइंड आउट हो जाए कि ये सब कैसे क्योर हो जाए, क्योंकि उनका एक एज फैक्टर भी था ना, इसलिए। और फिर मैंने डिस्चार्ज किया और घर ले आई। घर लाने के बाद अब देखिए मम्मी किस तरह से रिएक्ट कर रही थी। अभी तक के मम्मी और पापा 2 हॉस्पिटल से आ चुके थे। सबसे पहले कोविड हॉस्पिटल, जहाँ पर हम तीनों एडमिट थे। एक बेड पे मैं, एक बेड पे मम्मी, एक बेड पे पापा। और ये उसके बाद उनको और कोरोना के साइड इफ़ेक्ट हुए, उस वजह से और दूसरे हॉस्पिटल में फिर दोनों का एडमिट किया गया। लेकिन वहाँ से आने के बाद मम्मी और पापा की हेल्थ और भी ख़राब होती गई। मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था, मम्मी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, बैठ रही है, उठ रही है। मैं बार बार मम्मी को बैठाती थी। पापा तो बेचारे बिस्तर पे ही लेटे रहते थे। पापा को थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन मम्मी को तो वो भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आप देख रहे हो, मम्मी को उठा के बैठाना, और फिर मैं दूध पिला रही थी, लेकिन बेचारी मम्मी को दूध भी पी रही है कि नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं मम्मी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मम्मी आप दूध पी लो, लेकिन वो परेशान होकर, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दूध भी कैसे पिए। और ये देख के तो मेरा कलेजा टूट जा रहा था कि ये भगवान, मैं अब मम्मी पापा को कैसे समझाऊँ, क्या करूँ, किसको बुलाऊँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी और मुझे कोई रास्ता नहीं आ रहा था भगवान को याद करे सिवाय। मैं बस भगवान का नाम ले रही थी, ए भगवान मुझे हिम्मत दे, मुझे शक्ति दे, जिससे मैं मेरे मम्मी पापा का ट्रीटमेंट अच्छे से करा सकूं। कोई भी मुझे हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को कोरोना का डर था। और मैं समझ रही थी कि इस वक्त अगर कोई भी आता तो उनको भी यही हेल्थ प्रॉब्लम होता। मम्मी को डे बाय डे बहुत बुरी हेल्थ। एक समय तो ऐसा आ गया था, ये जो आप देख रहे हो, मम्मी पूरी तरह से हिल रही थी ना, उसको 103 बुखार था। ये समय तो बहुत ही बुरा था। एक उसको दूध पिला रही थी, दूध नीचे फेंक देती थी, खाना पीना सब छोड़ दिया था। वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि अब तो बस, अब 3rd हॉस्पिटल को कांटेक्ट करो और शायद वहाँ से मुझे कोई उम्मीद की किरण आ जाए। मम्मी के पुराने डॉक्टर मिस्टर वीरवानी सर को मैंने कांटेक्ट किया और मैं वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ वहाँ पहुँची। मेरे कुछ ही फ्रेंड्स मुझे मदद किए, उनको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ।
सभी लोगों की तरह आकाश ने भी मुझे बोल के रखा था कि अगर आपको कभी मदद लगे तो आप मुझे फ़ोन करके बुला लेना। तो मैंने उसको फ़ोन करके बुला लिया और वो एक फ़ोन पे आ गया। हमने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, कोशिश किया कि घर में ही अगर कोई इलाज हो जाता तो हो जाता। हमने इलाज करने की भी कोशिश की पर घर में इलाज नहीं हो रहा था क्योंकि मम्मी का बुखार कम नहीं हो रहा था और मम्मी का हेल्थ सीवियर हो रहा था। डॉक्टर को हमने फिर से कांटेक्ट किया, हमने कहा कि अब घर पे रखने वाली सिचुएशन नहीं है, तो डॉक्टर बोले फ़ौरन ले आओ। डॉक्टर हम लेके गए और मम्मी को आईसीयू में रखना पड़ा। वहाँ पर काफ़ी दिन तक ये बेचारी आईसीयू में थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी उनको तकलीफ़ हुई, लेकिन डॉक्टर ने बहुत अच्छे से ख्याल रखने के बाद उनका इलाज हुआ। मम्मी को जैसे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में लाया, मम्मी को थोड़ा बुखार तो कम हुआ, लेकिन मम्मी को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, माँ मुँह से सांस ले रही थी। ये चीज़ मैंने वापस डॉक्टर को बताई, तो मम्मी डॉक्टर ने उसके लिए भी इलाज किया और धीरे धीरे मम्मी फिर थोड़ी ठीक होने लगी। फिर वो गाना भी गाने लगी। मैं मम्मी को मोटिवेट करती कि मम्मी थोड़ा गाना गाओ, तो मम्मी हॉस्पिटल में थोड़ा गाना गा के दिखाती। मम्मी को ये समझ में नहीं आ रहा था वो गाना गा रही, लेकिन मैं उसको मोटिवेट करती हूँ बातें करते। गावा अभी कितना गाना लगाई ना। हाँ। वापस नदी की वजह से आपको बराबर फर्स्ट गाते नहीं आ रहा। फर्स्ट वापस दूसरा कोई गाना गाओ। दूसरा गाओ। गाओ। हाँ। फंक्शन का और ऊपर मैं हॉस्पिटल में थी और आकाश घर पे था। आकाश पापा की सेवा कर रहा था और पापा को एक्सरसाइज करवा रहा था। पापा को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी थी। अब 2 बार वो वाला लो मामा, 2 बार वो वाला। पापा रोज़ मुझसे पूछते कि मम्मी को घर कब ले आ रही हूँ। फिर डॉक्टर करीबन 9 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला कि हाँ अब मम्मी डिस्चार्ज होकर घर जा सकती है। मैंने पापा को वीडियो कॉल किया और बताया कि मैं घर आ रही हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने हमें एक सिस्टर, मंगला सिस्टर और उनके सिस्टर को बोला कि आप इनको रखिए अपने साथ, मम्मी पापा को हेल्प होगा। मंगला सिस्टर फिर फिज़िकली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कराती थी जिनसे उनका बॉडी का मूवमेंट हो, और उनकी सिस्टर हमें ख्याल रखती थी। उन दोनों ने मिलके इन दोनों की इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत कोशिश की। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ पहले से, पर मम्मी को वो जो शौक बैठा था कि पापा के हेल्थ की वजह से, वो कहीं ना कहीं अभी भी है। वो पूरी तरह से 100% मेंटल फिट नहीं है। हाँ कह सकते कि 50% फिट है, लेकिन 50% अभी भी फिट नहीं है। हम पाँचों जन मिलके मम्मी पापा को कभी बॉल इस तरह से कैच कर आते थे, एक्टिविटी में बिज़ी रखते थे जिससे वो थोड़ा सा खुश रह सके, एक्टिव रह सके। तो वो पार्टिसिपेट भी करते थे, वो कोशिश भी करते थे। तब भी मम्मी घबराती थी, लेकिन वो हम उनको मोटिवेट, नहीं मम्मी हो जाएगा, करो। पापा भी हमें पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। कभी वो खुश भी हो जाते तो अगर वो हंस लेते तो मैं हंस लेती। सिचुएशन बहुत ही टफ था। करीबन 3 महीने निकल चुके थे और 3 महीने से मैं अपने घर वालों से दूर थी। मेरे हस्बैंड भी मुझसे मिलने आ नहीं सकते थे क्योंकि मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ दोनों सीनियर सिटीज़न हैं और उनको इस समय उनकी ज़रूरत थी, और उनको अकेले ले आना और उनको ट्रैवल कराना कोरोना समय में ठीक नहीं था, इसलिए वो उनका ध्यान रख रहे थे। मैं बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि वहाँ पर वो भी अकेले थे और यहाँ पर मैं भी अकेले थी, लेकिन भगवान को हाथ जोड़ के विनती करके सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अब इनको रखा कहाँ जाए, क्योंकि यहाँ पर अकोला में तो रखना बहुत मुश्किल था। इन दोनों को केयर कौन करेगा। दिल्ली से अकोला आने के लिए मुझे 2 दिन का टाइम लगता था। फिर मैंने बहुत सर्च किया, फिर मेरे रिलेटिव्स, किसी फ्रेंड्स ने सब मिला के ये डिसीज़न लिया कि हमें सीनियर सिटीज़न होम में रखना पड़ेगा। सीनियर सिटीज़न होम जो कि
हमारे मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रखें। सीनियर सिटीज़न होम ये मतलब ये नहीं कि बस उनको वहाँ पर रख दे और वहाँ पर ख्याल ना रखे। मैंने अच्छे से देखा, न्यू दिल्ली में आया नगर में मुझे जॉन्स डे केयर सीनियर सिटीज़न होम मिला। वहाँ पर मैंने बात किया मिस्टर जॉन सर से और वहाँ पर उनका 24/7 ख्याल रखने के लिए वहाँ पर 2 असिस्टेंट भी हैं। उनको टाइम टू टाइम खाना देना, उनका केयर करना, उनको नहलाना धुलाना उठाना बैठाना सब कुछ वहाँ पर अच्छे से करते रहें। उनका ये रूम है जहाँ पर वो रहते हैं। शाम को यहाँ पर गार्डन एरिया में उनको बैठाया जाता है जिनसे उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। और मैं संडे के संडे उनको मिलने जाती हूँ। आशा करती हूँ कि बहुत जल्द एक ब्लॉग वो भी बनाऊँगी कि मैं मम्मी पापा से कैसे मिलने जाती हूँ और वहाँ पर हम कैसे मम्मी पापा के साथ समय बिताते हैं। आशा करती हूँ कि उन दोनों की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहे। और ये उनका डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर वो खाना खाते हैं और मैं उन लोगों के साथ वीडियो कॉल करती हूँ दिन में और पूछ लेती हूँ कि मम्मी पापा कैसे हैं आप। और हर संडे को मैं उनके पास जाती हूँ मिलने के लिए 2 घंटे के लिए, क्योंकि मेरे घर से जाने के लिए 2 घंटा लगता है, आने के लिए 2 घंटा भी लगता है। करीबन 3-3.5 महीना गुजर गया था और थोड़ा बहुत मम्मी पापा के इसमें इम्प्रूवमेंट भी आ गया था और डॉक्टर बोले कि बस इतना ही इम्प्रूवमेंट आ सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैं और 3.5 महीने से मैं फैमिली से भी दूर थी, ऑफिस भी नहीं जा पा रही थी। तो फिर मैंने हिम्मत करके मम्मी पापा को क्योंकि अकोला तो छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, कौन देखेगा उनको। तो फिर मैं अपने साथ यहाँ दिल्ली ले आई हूँ। दिल्ली ले आने के बाद जैसे आप देख रहे हो कि पापा तो बेड रिडन है और मम्मी भी उतना एकदम नॉर्मल इंसान जैसे नहीं है कि उनको सब कुछ समझ में आए, वो अकेले सब कुछ मैनेज कर ले। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि जो 24/7 हमेशा उनके पास रहे। मैंने सोचा कि अलग से एक फ़्लैट ले लूँ, लेकिन अलग से फ़्लैट लेने के बाद भी मुझे क्या गारंटी थी कि वहाँ पर मुझे एक सेफ्टी भी चाहिए था। लेकिन फिर मैंने मेरे फैमिली मेम्बर से मैंने मेरे रिलेटिव से डिस्कस किया, तो फिर आखिर ये निकल के आया कि मम्मी पापा को सीनियर सिटीज़न होम में रखना अच्छा है। आजकल सीनियर सिटीज़न होम में प्रॉपर केयर होती है। तो फिर मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च किया, तो मुझे एक जॉन्स डे केयर सीनियर सिटीज़न बोर्डिंग मिला जो है आया नगर में। वहाँ पर मैंने मिस्टर जॉन सर से कांटेक्ट किया, उनको पूरा स्टोरी बताया कि आई एम द ओनली चाइल्ड और मेरे सिवाय मम्मी पापा का कोई नहीं है, मुझे उनको देखना भी है, मेरे फैमिली को भी देखना है, तो आप मुझे हेल्प कीजिए। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पर मेरे मम्मी पापा का एडमिशन हुआ वहाँ पर। अभी मम्मी पापा को रखना पड़ा उनको। हाँ, ऑफकोर्स उनको मंथली कुछ हमें फ़ीस तो देनी पड़ती है, काफ़ी हेवी फ़ीस होती है, वो पे आउट करना है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन वहाँ पर मैं एक सेटिस्फेक्शन है कि मेरे मम्मी पापा का केयर होता है वहाँ, वो एक घर जैसे है। मैं सैटरडे जो 2nd और 4th सैटरडे रहता है तब मैं जाती हूँ उनसे मिलने 2 घंटे के लिए। संडे रहा तो संडे चले जाती हूँ। तो एटलीस्ट मैं मम्मी पापा के करीब तो हूँ, उनको देख तो सकती हूँ। अगर कुछ इन फ्यूचर उनको कभी तुरंत मुझे हेल्प लगी तो मैं जा तो सकूँगी उनके पास। ये उम्मीद से फिर मैंने वहाँ पर लाया है। और अभी आप देखिए कि वहाँ की मैं कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों को बताती हूँ, वो देखिए। तो दोस्तों, ये था मेरा अनटोल्ड स्टोरी ऑफ माई कोविड-19। बहुत ही हॉरेबल सिचुएशन थी कि एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, इस तरह से सिचुएशन थी। लेकिन मुझे भगवान ने बहुत हिम्मत दिया और मैंने वो सिचुएशन से बाहर आई। लेकिन वो कोविड होने के बाद भी जब नॉर्मल होते होते मुझे 7 महीने लगे, क्योंकि वो एक सदमा मुझे भी कहीं ना कहीं से अंदर खाया जा रहा था कि एकदम नॉर्मल थे मेरे मम्मी पापा, एकदम नॉर्मल थे और अचानक एक फ़ोन कॉल और सब कुछ ख़त्म। और बस आप लोगों से ये बोलूँगी, अपनी फैमिली का केयर कीजिए, अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट कीजिए। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, आप लोगों को पता नहीं कि सामने क्या लिखा है आपके लाइफ में। तो जो भी मोमेंट है अपने फैमिली का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, ख्याल रखिए, स्पेशली अपने मम्मी पापा का। और
आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और कमेंट्स कीजिए। अब जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी उसमें मैं ये बताऊंगी कि मैं कैसे ट्रैवल करती हूँ मेरे घर से और मम्मी के मतलब सीनियर सिटीज़न के। और ये ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू, टाटा, थैंक यू।